हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। 7 जुलाई से 13 जुलाई की खबरें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट देखे थे कि मैम ये क्विक कैसे है, एक एक घंटे का सेशन है, क्विक कैसे है। अरे भाई, आप एक बात को समझें, आप एक दिन का न्यूज 45 मिनट्स में कवर कर रहे हो, यहाँ 7 डेज का न्यूज 1 घंटे में कवर हो रहा है, तो ये क्विक ही है। और ये भी क्विक नहीं लगता तो फिर तो वो बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि हाँ जी हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ लिया, तो उससे तो अच्छा आप ना ही आप समय बर्बाद करें। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर जो है वो 7 से 13 जुलाई के हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल क्या है? In which weight category did Vinesh Phogat win the gold medal at the Grand Prix of Spain International Continental Wrestling Championship? 48 kg, 50 kg, 55 kg या 60 kg? तो 50 kg की जो कैटेगरी है उसके अंदर विनेश फोगाट ने ये अवार्ड जीता है। तो आपको पता है ये इंडियन रेसलर हैं, ठीक है। 50 kg कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट ग्रैंड प्री ऑफ स्पेन इन मैड्रिड। मैड्रिड के अंदर जो ये पूरा कॉम्पिटिशन हो रहा था 50 kg कैटेगरी के अंदर, इन्होंने ये विनेश फोगाट ने, जो इंडियन रेसलर है, स्पेन में होने वाली इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो सवाल है आप लोगों के लिए ये है, हु इज द ऑथर ऑफ द कॉफी टेबल बुक समयपुरम द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति? किसने लिखा है इस बुक को, समयपुरम बुक को, जो एक कॉफी टेबल बुक है। कॉफी टेबल बुक यानी बहुत बड़ी सी ऐसे बुक होती है, जैसे आजकल शादियों के एल्बम बना देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये कॉफी टेबल बुक होती है। तो वृंदा रामानंद ने इनको लिखा है। ठीक है, वृंदा रामानंद ने इसको लिखा है, ये इसकी ऑथर है। तो देखते हैं क्या है ये बुक आप देख पा रहे हो, ऐसे इस तरीके का इसका कवर पेज है। और ये इसके ऑथर कौन है इस बुक के? वृंदा रामानंद और जे रमनान। ठीक है, वृंदा रमनान और जे रमनान जो है वो इसके ऑथर है। ये कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए बुक है जिसके अंदर हिस्ट्री और कल्चर का जिक्र किया गया है। समयपुर टेम्पल के बारे में सारी बातें लिखी हुई है, और कौन सी गॉडेस है वहां पे? मरियमन नाम की गॉडेस जो है उनके बारे में सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। और ये टेम्पल है समयपुरम टेम्पल, जो त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। 1200 साल पुराना हो चुका है। और आपको पता है कि गॉडेस मरियमन को हम गॉडेस दुर्गा, महाकाली, आदि शक्ति या निशुंभा देवी के अवतार के रूप में भी इनको जानते हैं। चोला पीरियड के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, जो करंट टेम्पल जो है इसको विजयनगर किंग विजयनगर किंग के जो विजयालया चक्रवर्ती हैं 18th सेंचुरी के अंदर, तब इसको बनाया था। जो करंट आप मंदिर देखते हो, पहले सबसे पहले चोला एम्पायर के अंदर इसको कंसीडर किया गया था। ठीक है, फिर इसका जो करंट फेज है, जो आज आप देख रहे हो, ये टेम्पल जो है ये विजयालया चक्रवर्ती जी ने बनाया था 18th सेंचुरी के अंदर। और क्या कहता है कि यहाँ पे चैरियट फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ चिथिरई अप्रैल, यानी इनके कैलेंडर के अनुसार चिथिरई और अपने के अकॉर्डिंग अप्रैल, इस मंथ में यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 13 दिन का फेस्टिवल होता है जिसका नाम है चिथिरई थेर थिरुविरा। ठीक है, तो ये जो तमिल मंथ का कैलेंडर है उसका फर्स्ट ट्यूसडे आता है चिथिरई मंथ। जैसे अपना अप्रैल मंथ है, ऐसे उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग चिथिरई मंथ है, उसका जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है तब ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलरिस डॉन मिशन? जो ये डॉन मिशन है पोलरिस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक पहला कमर्शियल स्पेस वॉक कराना। ठीक है, एक कमर्शियल स्पेस वॉक कराना, ये इसका उद्देश्य है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो, स्पेस एक्स ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ से बाहर भेजने का, यानी स्पेस के अंदर चहलकदमी करने का मौका दिया है। और 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई इतनी दूरी पे नहीं गया है व्यक्ति जितना अब जा रहा है। और 5 दिन के लिए आपको स्पेस में रहना होगा। फॉल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा, यहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ जुलाई तक ये लॉन्च हो जाएगा। और ये पहला कमर्शियल स्पेस वॉक है, मतलब पहला कमर्शियल स्पेस वॉक है। व्यक्ति वहां पे जाएगा, स्पेस के अंदर ट्रैवल करेगा और ये देखा जाएगा कि वहां के रेडिएशंस का इंसान के शरीर के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। ह्यूमन हेल्थ के ऊपर स्पेस रेडिएशन का, स्पेस ट्रैवल का क्या प्रभाव पड़ता है। 38 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो है वो पूरे किए जाएंगे। और 31 जुलाई 2024 को ये पूरा जो लॉन्च सिस्टम है इसको स्केड्यूल किया हुआ है। कितने सफल रहते हैं देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन कहता है हु क्लिंच्ड द मेंस एशियन बिलियर्ड टाइटल इन द एशियन चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरब। तो किसने ये जीता है? ये जीता है ध्रुव सितवाला ने। किसने? ध्रुव सितवाला ने ये अवार्ड जीता है। देखिए, आप देख पा रहे हैं ध्रुव सितवाला और अनुपमा रामचंद्रन ने एशियन बिलियर्ड और स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। एशियन बिलियर्ड और विमेन्स स्नूकर टाइटल ये रियाद, सऊदी अरेबिया के अंदर एशियन चैंपियनशिप हो रहा था, वहां पे ये टाइटल इनको मिले हैं। मैन की कैटेगरी के अंदर बिलियर्ड्स गेम के अंदर ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हरा के खिताब जीता है, और विमेन कैटेगरी में स्नूकर में अनुपमा रामचंद्रन ने पंचायत कनोई को हरा के ये खिताब जीता है। ये बिलियर्ड और जो स्नूकर है इसमें डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बिलियर्ड एंड दिस इज स्नूकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपको दिखेगा, यहाँ कोई भी होल नहीं है, इस तरीके से टेबल में कोई होल नहीं है, यानी ये 3 बॉल आपको दिख रही है, ठीक है, एक रेड कलर की, एक येलो कलर की, ग्रीन कलर की, और ये आपस में कुछ एक रीअरेंजमेंट इनको करना पड़ता है और उसके हिसाब से स्कोरिंग होती है। यहाँ पे टोटल 22 बॉल्स होती हैं, वहां 3 ही होती हैं, यहाँ टोटल 22 बॉल्स होती हैं, जिनको ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरीके से हॉल्स बने होते हैं, इन हॉल्स के अंदर इनको डालना होता है, तो ये गेम इसके अकॉर्डिंग इसको स्कोर मिलता है। टेबल का साइज भी बिलियर्ड में 10x5 फीट है, स्नूकर में 12x6 फीट है। बॉल्स उसमें सिर्फ 3 है, इसमें 22 बॉल आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ शॉट देखा जाता है, उसके हिसाब से स्कोरिंग होती है। स्नूकर में स्पेसिफिक ऑर्डर में पोर्ट में डालनी है बॉल्स को, उसके अकॉर्डिंग स्कोर होता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इन विच कंट्री इज माउंट एटना लोकेटेड। माउंट एटना कहाँ है? इटली के अंदर है, और यहाँ पे अब क्या हो गया है, वोल्केनो आ गया है। यहाँ पे वोल्केनो आमतौर पे आते रहते हैं, और यहाँ के एयरपोर्ट को भी अब बंद कर दिया गया है उस वोल्केनो के कारण। क्या कहता है, इटली का जो माउंट एटना है और स्मॉलर स्ट्रोम्बली वोल्केनो जो है वो वहां पे आया है। हॉट ऐश और लावा का गुब्बार एकदम उठा है। माउंट एटना ये यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है और वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 1500 बीसी के समय से ही यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। लोकेशन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली, ठीक है। हाईएस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड माउंटेन है ये, और मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो यानी लेयर्स बन जाती है गैस, मतलब लावा की, देन एशिस की, देन लावा की, देन एशिस की, हाइट बहुत ऊंची हो जाती है इसकी, ठीक है। तो स्ट्रेटो वोल्केनो है ये, मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो इन द वर्ल्ड। इतना ऊंचा हो जाता है 3326 मीटर, और हाईएस्ट पीक है इटली साउथ की ऑफ द एल्प्स, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ जानकारी दे दें, करंट अफेयर रफ्तार लॉन्च हो चुका है अप्रैल से लेके जून 2024, यानी पूरे 1 साल के करंट अफेयर आपको यहाँ दिखेंगे। क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर रफ्तार, यानी रफ्तार में अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। फिर हमारे ऐप पे कुछ बैचेस चल रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है जिसको ऋचा मैम खुद डील करती हैं। 100+ टॉपिक्स इसके अंदर आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के, जो हर एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर एक चल रहा है एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, साइंस, ये सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलता है। और ये जो है हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में है, जिसके अंदर आपको टियर 1 टियर 2 लेवल को ध्यान में रखते हुए एसएससी की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाता है। 5500 आपके जो है क्वेश्चंस, 220 सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप, ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है। Now the sixth question is in traditional Ayurvedic medicine, what is अश्वगंधा often called? अश्वगंधा को क्या कहते हैं? ये एक स्टिमुलेंट है, एक एडेप्टोजन है, एक एंटीबायोटिक है, या एक सिडेटिव है? तो ये एक एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे जो अपनी एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करता है, जो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कहते हैं ना, तुलसी अश्वगंधा की चाय पी लीजिए, होता है स्ट्रेस हो रहा है तो आपका स्ट्रेस जो है थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, इनको मेंटेन करता है, उसको एडेप्टोजन कहते हैं। तो अश्वगंधा वही है। अब न्यूज क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने चिंता जताई है। क्यों चिंता जताई है? डेनमार्क टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यानी कि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने 2020 मई के अंदर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अंदर उन्होंने अश्वगंधा को बैन कर दिया। जबकि भारत तो इसको बहुत समय से इसको यूज करता आ रहा है, हमारे एशियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर इसको बहुत यूज किया जा रहा है, और इसको विंटर चेरी कहते हैं। भारत के अंदर इसको विंटर चेरी कहते हैं। तो चिंता जताई है आयुष मंत्रालय ने कि भाई इसको बैन क्यों किया है। ये एक एवरग्रीन श्रब है, नेटिव टू इंडिया, नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर मिलता है। इसका नाम अश्वगंधा क्यों रखा है? बिकॉज वेट
हॉर्स के अंदर जो स्मेल आती है वो इसके अंदर आती है। अश्व यानी घोड़ा, हॉर्स, ठीक है, और गंध यानी स्मेल, सुगंध या दुर्गंध जो भी, ठीक है, गंध फॉर स्मेल। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। ये एक एडेप्टोजन है, मतलब कि आपके स्ट्रेसर्स को, आपकी बैलेंस को, आपकी बॉडी के, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, ठीक है, तो ये एक एडेप्टोजन है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, हु वन द ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री इन 2024? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? ये जीता है जॉर्ज रसल ने। अब मैक्स वर्स्टैपेन नहीं लगाना है, दिस इज जॉर्ज रसल, ठीक है। तो जॉर्ज रसल ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2024 में जीत हासिल की। मोनाको ग्रैंड प्री चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है। मियामी ग्रैंड प्री लैंडो नॉरिस ने जीता है, और ऑस्ट्रेलियन जो है वो कार्लोस सेंज ने जीता है, ठीक है। और ये है ऑस्ट्रियन, दिस इज ऑस्ट्रेलियन, दिस इज ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जो है वो जॉर्ज रसल ने जीता है। 8th क्वेश्चन कहता है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? ये किसको मिला है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड? ये मिला है शिव शंकरी जी को। तो कौन है ये, देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है इनकी इमेज। और शिव शंकरी जी कौन है? ये एक तमिल राइटर है जिनको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। कैश प्राइज मिला है 5 लाख का, एक शॉल मिली है, एक मोमेंटो मिला है इनके सम्मान में। और ये जो है विल बी प्रेजेंटेड टू द राइटर ऑन 29th ऑफ जुलाई। 29th ऑफ जुलाई को इनको ये अवार्ड मिलेगा। अभी इनका नाम जो है वो घोषित कर दिया है। ये एक तमिल राइटर है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिजिटल भारत निधि इज करेक्ट? डिजिटल भारत निधि के बारे में क्या सही है? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय टेलीकॉम कंपनीज towards the digital bharat nidhi will be directly credited to digital bharat nidhi? No. डिजिटल भारत निधि जो है, पहले देखो एक फंड था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको रिप्लेस करके डिजिटल भारत निधि अभी बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या है ये, एक नया कानून आया है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो सिटीजन्स को एम्पावर करेगा, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो यूएसओएफ है, जो आपका यूनिवर्सल फंड बना था, उसको रिप्लेस करके भारत डिजिटल निधि फंड बन रहा है, ठीक है। और उस पैसे से क्या किया जाएगा, जितने भी अंडर सर्व्ड रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज हैं जहां पे टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, और कोई कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर भी वहां पे अपने चीजें प्लांट करने के लिए थोड़ी कतराती है क्योंकि फायदा ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे एरियाज के लिए अलग से फंड बना दिया है भारत डिजिटल निधि फंड, जिसमें क्या होगा, जो पैसा उसके अंदर होगा ऐसे रिमोट एरियाज और अंडर सर्व्ड एरियाज को सर्व करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और कंसल्टेंसी असिस्टेंस एडवाइजरी के हिसाब से काम हो रहा है। ये जो कानून है 2023 का, ये पार्लियामेंट में दिसंबर 2023 में पास हो गया था और प्रेसिडेंट का एसेंट भी 24 दिसंबर 2023 को मिल गया था, यानी ये एक्ट बन गया था। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का एम क्या है, टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, यानी कि जो कानून पहले था 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 का और द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 का। जो ये 3 कानून थे, इन तीनों को रिप्लेस करके टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आ रहा है, जिससे क्या होगा, टेलीकम्युनिकेशन का डेवलपमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा और जो अंडर सर्व्ड एरिया है या अनसर्व्ड एरिया है वहां पे ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे, ठीक है। नेटवर्क्स और अच्छे किए जाएंगे, स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट साइन किया जाएगा। इससे क्या होगा, ये किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो ये कानून बना है, समावेश यानी इंक्लूजन, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको इंक्लूड कर लेंगे। देन सुरक्षा यानी आपकी जो बातें हैं, आपका जो प्राइवेसी है उसको और ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, त्वरित का मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। इन 4 पिलर्स के ऊपर ये काम करेगा और विकसित भारत के विजन के साथ इस कानून को पास किया गया है। ये क्या करता है, इस कानून के अकॉर्डिंग सारा कंट्रोल टेलीकम्युनिकेशन पे सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे इसके अंदर अपने डिसीजंस ले सकती है, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पे, फ्रेंडली रिलेशंस के आधार पे, वॉर या फॉरेन स्टेट के साथ कोई दिक्कत है तो उस आधार पे आपसे आपकी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस ली जा सकती है, अदरवाइज कोई आपकी सर्विस नहीं ले सकता, ठीक है। और जो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है यूएसओएफ, ये अब डिजिटल भारत निधि फंड बन गया है
ठीक है, जिससे क्या होगा, इस सेक्टर के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा इस पैसे का यूज करके। अब देखो क्या कह रहा है, अब जो आप टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो ब्लॉक कर दिए जाते थे, अब वो ब्लॉक नहीं किए जा सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट नहीं करेगी। ठीक है, चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ ट्राई जो है वो उसका पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया इस कानून में दिया गया है कि उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। अगर कोई इस लॉ का वायलेशन करता है तो उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल की जेल से लेके 50 लाख रुपए तक का फाइन मिलेगा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, पूरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इस कानून के अंदर इंक्लूड किया गया है। डिजिटल भारत निधि है क्या? देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ ड्राफ्ट रूल्स निकाले थे कि हम डिजिटल भारत निधि को ऑपरेशनलाइज करेंगे, जिससे टेलीकॉम कनेक्टिविटी रूरल एरिया के अंदर इंक्रीज होगी। पहले क्या था, एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, जिसके अंदर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो अपना 5-5% यहाँ पे सर्विसेज के चार्ज का पूल करते थे। अब इसी फंड को हम यूज कहां करेंगे? जो रूरल एरिया है, जो रिमोट एरिया है, अब इसका नाम रख दिया डिजिटल भारत निधि, और रूरल और रिमोट एरियाज के अंदर ये प्राइवेट कंपनी अपनी सर्विसेज जो नहीं देना चाहती थी अब उनको देनी पड़ेगी इस फंड का यूज करके। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ विंझिंझम पोर्ट that allows some of the largest container vessels in the world to dock? क्या कहता है कि इसके बारे में कोई एक सही स्टेटमेंट छांटनी है विंझिंझम पोर्ट के बारे में। Its proximity to international airport, its natural draft of 18 to 20 meter, this is the correct answer. Its advanced cargo handling technology, its location is major metropolitan city. तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ये? देखो, 12 जुलाई की डेट को मार्क कर लीजिए। कहता है कि विंझिंझम पोर्ट जो है अपना पहला मदरशिप जिसका नाम है सैन फर्नांडो वो रिसीव कर रहा है। दुनिया का, कंट्री का, देश का पहला एक्सक्लूसिव ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये विंझिंझम पोर्ट। ये अब अपनी फर्स्ट मदरशिप को रिसीव करेगा जिसका नाम क्या है? फर्नांडिस। ठीक है, जिसका नाम क्या है एक बार देखते हैं, क्या है? सैन फर्नांडो। तो इसको बनाया किसने है? अडानी विंझिंझम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस पूरे कंटेनर को, इस पूरे डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाया है। इसका लोकेशन है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर, और 10 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग रूट से कनेक्टिंग यूरोप एंड पर्शियन गल्फ विद ईस्ट एशिया। ये इसका लोकेशन है पर्टिकुलर इस पोर्ट का, जिससे 30% ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम कार्गो पास होता है। मतलब काफी इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है, और इसका नेचुरल ड्राफ्ट ही 18 से 20 मीटर का है। मतलब ये बड़े से बड़े कंटेनर को अपने यहाँ पे डॉक कर सकता है। देयर वुड बी अबाउट 30 बर्थ्स हैं, और मदर वेसल्स को हैंडल करने के लिए काफी अच्छी कैपेबिलिटी है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विद रेफरेंस टू गैलेंट्री अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कीर्ति चक्र इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दिस इज करेक्ट। शौर्य चक्र इज इंडिया थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स आफ्टर द अशोक चक्र एंड कीर्ति चक्र, ये भी सही है। ऑप्शन आएगा सी, दोनों सही है। आपको पता है प्रेसिडेंट 2 बार साल में, एक 26 जनवरी और 15 अगस्त को गैलेंट्री अवार्ड्स को अनाउंस करती हैं। तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने अब फिर से यही काम किया है। 15 अगस्त आ रहा है तो कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें 10 कीर्ति चक्र, 7 पोस्ट्यूमसली यानी मरने के बाद दिए जा रहे हैं आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी के लिए। जो कीर्ति चक्र है वो सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, यहाँ पे 26 शौर्य चक्र, जिसमें से 7 पोस्ट्यूमसली दिए जाएंगे, वो भी अनाउंस किए गए। शौर्य चक्र इंडिया का तीसरा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है अशोक और कीर्ति चक्र के बाद। तो ये सारे चक्र हैं, ये वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ये पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड हैं। वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। पीस टाइम के हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र की अगर बात करें तो इंडियन मिलिट्री का एक बिल्कुल बहुत जबरदस्त ये अवार्ड है, जिसके अंदर आपका करेज, आपके वेलोर, आपके सेल्फ सेक्रीफाइस के कारण फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल ये कीर्ति चक्र दिया जाता है। ठीक है, ये सिविलियंस को भी दे सकते हैं और मिलिट्री पर्सनल्स को भी दे सकते हैं उनके सैक्रिफाइसेस को देखते हुए। पीस टाइम है, इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र। शौर्य चक्र की अगर बात करें, ये भी करेज के लिए, सेल्फ सैक्रिफाइसेस के लिए दिया जाता है व्हाइल नॉट डायरेक्टली एंगेजिंग विद द एनिमी। जब आप एनिमी से डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं हो लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसा किया है जिससे देश काफी सुरक्षित है, तो सिविलियंस को भी मिल सकता है, मिलिट्री पर्सनल्स को भी मिल सकता है, पोस्ट्यूमसली भी कभी कभी दे दिया जाता है।
तो कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड हैं? पहले 3 हैं, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 15 अगस्त 1947 से ही शुरुआत हो चुकी थी। 1952 में ये जो अवार्ड हैं, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड क्लास 3, इनको बनाया गया और 15 अगस्त 1947 से हमने इट वाज डीम्ड इन इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त 1947। जनवरी 1967 में इनका नाम रीनेम किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से हटा के अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो परमवीर चक्र सबसे ऊपर है, फिर अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, ये तो वॉर टाइम के हैं, ये पीस टाइम के हैं, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है। उसके बाद साल में 2 बार इनको अनाउंस किया जाता है, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जगन्नाथ टेम्पल? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा, नो, इट्स व्हाइट पगोड़ा। It is part of Char Dham pilgrimage including Kedarnath, Haridwar and Rameshwaram. The temple is splendid example of Kalinga architecture. The temple was built in the 9th century of CE by King Rajendra Chola. तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन इज सी। देखते हैं इसके बारे में। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान की बहुत ही गजब की यात्रा निकली है, बहुत जबरदस्त भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल हर साल मनने वाला है और लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा उनके भाई लॉर्ड बालभद्र की और उनकी बहन देवी सुभद्रा की, इन तीनों की यात्रा इकट्ठी निकलती है, यानी कि ये अपने बर्थ प्लेस पे जाते हैं 9 डेज के लिए। यात्रा जो है 53 ईयर्स के बाद ऐसा हो रहा है कि 2 दिन रहेगी। ठीक है। कुछ ऐसे नक्षत्रों का संयोग बना, पहला ऐसा 1971 में था कि 2 दिन यात्रा रही थी, अब फिर से 53 ईयर्स के बाद ये हुआ है कि 2 दिन यात्रा रहेगी। रथ यात्रा जो है वो 2nd डे ऑफ द ओडिया मंथ ऑफ आषाढ़ शुक्ल तिथि एवरी ईयर टू कमेमोरेट दिस जर्नी। क्या कहता है ये किस दिन मनाई जाती है? ओडिया मंथ का जो आषाढ़ शुक्ल तिथि आता है 2nd डे, यानी दूज, आषाढ़ की दूज ओडिया मंथ के अकॉर्डिंग, उस दिन ये यात्रा जो है हर साल सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है। जो ये आइडल्स हैं, जो मूर्तियां हैं, वो गुंडीजा टेम्पल वेयर दे स्टे टिल द बहुधा यात्रा, मतलब कि इनको गुंडीजा टेम्पल पे लेके जाया जाता है रिटर्निंग कार फेस्टिवल के लिए। व्हील जो है चैरियट के वो किससे बने होते हैं? फांसी ट्री लॉग से बने होते हैं और 12th सेंचुरी सीई से ही ये प्रणाली चलती आ रही है, जब से किंग अनंत वर्मन चोड़गंगा देवा ने इसको बनवाया था। तो ये आपको 3 रथ दिखाई दे रहे हैं, एक में जगन्नाथ भगवान है, एक में उनके भाई बालभद्र हैं, एक में उनकी बहन देवी सुभद्रा की फोटो है। तो सबसे पहले तो देखो, जिनको जो ये नाम है जिसमें रेड और येलो कलर दिख रहा है, ये नाम है नंदी घोष। तो नंदी घोष में किसकी फोटो है? लॉर्ड जगन्नाथ की। 16 पहिए हैं इसमें, वुडन पीसेस जो है 832, हाइट है इतनी, रेड और येलो कलर का आपको ये दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट रथ का नाम क्या है? दर्पदलन। ये इसमें है गॉडेस सुभद्रा, यानी लॉर्ड जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा। इसमें 12 पहिए हैं, 593 वुडन पीसेस हैं, इतनी हाइट है और रेड एंड ब्लैक कलर का इनका रथ है। फिर है ताल ध्वज, यहाँ पे उनके भाई जगन्नाथ के भाई लॉर्ड बालभद्र हैं, 14 इसमें पहिए हैं, 763 वुडन पीस यूज हुई है, रेड और ग्रीन कलर का है, इतनी हाइट है। तो ये आपको बातें याद रखनी है कि 3 जन जो है वो इसके अंदर आगे लेके जाया जाता है। फिर इसी से ही जुड़ा हुआ है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी क्या है? देखो, देवी लक्ष्मी जो है जब जगन्नाथ से मिलने आती हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता और जिससे वो अपना गुस्सा दिखाती हैं। जो बाहर दरबान होते हैं उनको कहा इन्होंने कि मैं इनके रथ को तोड़ दूंगी, नंद घोष के पहियों को तोड़ दूंगी। तो अपना गुस्सा दिखाती हैं वो नंद घोष के, यानी कि जो जगन्नाथ जी का रथ है उसको तोड़कर देवी लक्ष्मी। और फिर उनको अफसोस भी होता है कि ये मैंने क्या कर दिया गुस्से में। तो फिर वो फिर से एक मंदिर में चली जाती हैं। ठीक है, मंदिर में चली जाती हैं और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हेरा पंचमी रिचुअल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यही है, रथ यात्रा इन पूरी का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, जहां पे गॉडेस लक्ष्मी जो है अपने एंगर को एक्सप्रेस करती हैं नंदी घोष के चैरियट को डैमेज करके। ये फेस्टिवल के 5th डे पे ऑब्जर्व किया जाता है। हीरा का मतलब है सर्च और लुक फॉर एंड पंचमी का मतलब है 5th। सर्वाइटर्स कैरी गॉडेस लक्ष्मी टू गुंडीचा टेम्पल इन द पैलेंक्विन, यानी कि गॉडेस लक्ष्मी को गुंडीचा टेम्पल पे लेके जाया जाता है और अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाती हैं वो उनके चैरियट्स को डैमेज करके।
फिर ये जब इनको रिमोर्सफुल फील होता है, अफसोस फील होता है, तो ये श्री मंदिर में चली जाती हैं, ठीक है। और बहुधा चतरा यानी कि जो वापस रिटर्निंग की यात्रा है वो शुरू हो जाती है। तो ये पूरा एक अलग से ही फेस्टिवल मनाया जाता है इसी के अंदर। जगन्नाथपुरी टेम्पल की बात करें तो उड़ीसा के अंदर है, व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, पार्ट ऑफ 4 धाम पिलग्रिमेज, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, ठीक है। स्प्लेंडेड एग्जाम्पल है कलिंगा आर्किटेक्चर का। जगन्नाथपुरी टेम्पल को यामनिका तीर्थ भी कहते हैं यहाँ पे यम यानी कि जो गॉड है मृत्यु के, उनकी पावर शून्य हो जाती है और जो भी यहाँ पे होता है उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यम यहाँ से मतलब उस समय नहीं हो सकती, यम की पावर यहाँ नलीफाई हो जाती है। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच मीटर कैटेगरी डिड अविनाश साबले सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन द स्टीपल चेज एट पेरिस डायमंड लीग। कहता है स्टीपल चेज के अंदर कौन सी कितने मीटर की रेस में इन्होंने खिताब जीता है, 3000 मीटर की रेस में। आंसर इज सी, 3000 मीटर। देखो अविनाश साबले ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है मेंस कैटेगरी 3000 स्टीपल चेज रेस के अंदर 8 मिनट 9.91 सेकेंड्स के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है, 3000 मीटर की रेस जीती है, ठीक है। और द रेस वाज वन बाय अब्राहिम साइम ऑफ इथियोपिया। इन्होंने ये पूरी रेस जीती है और इनको भी एक नया नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने भी बना दिया है। ये पूरा पेरिस डायमंड लीग कहाँ हो रहा था, फ्रांस में हो रहा, ठीक है। उसके बाद हु विल बी इंडियाज फीमेल फ्लैग बियरर इन द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम। पेरिस 2024 ओलंपिक गेम में फीमेल फ्लैग बियरर कौन है, तो ये है पीवी सिंधु। कौन, पीवी सिंधु, सी ऑप्शन। तो आपको पता है कि गगन नारंग को मैरी कॉम के स्थान पे हमने शैफ्टे मिशन की तरह भेज दिया है और पीवी सिंधु जो है वो फीमेल फ्लैग बियरर रहेंगी। पेरिस 2024 ओलंपिक्स गेम जो 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन एस पीवी सिंधु और 13 बार कॉमनवेल्थ गेम में मेडल ले चुके शरत कमल जो है वो फ्लैग बियरर रहेंगे। फीमेल में पीवी सिंधु और मेल में शरत कमल जो है वो इस बार ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर का काम करेंगे। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द एलिवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ये एलिवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन है आपकी डायनेमिक लाइफस्टाइल के अंदर जैसी भी मेडिकल इमरजेंसी आती है उनसे निपटारा दिलाने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ये एलिवेट नाम का हेल्थ इंश्योरेंस शुरू किया है। 16th नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अडॉप्ट ए 10-year एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के लिए 10-year एक्शन प्लान जो है वो कौन सा स्टेट ने सेट किया है, ये राजस्थान ने किया है, ठीक है, राजस्थान ने। तो क्या है ये, क्या कहता है ये, कहता है द एक्शन प्लान टू बी अकम्पनीड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी विल बी एम्ड एट रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट इन द स्टेट बाय 50% इन 2030। राजस्थान गवर्नमेंट ने 10 साल का एक पूरा टाइम वर्क बनाया है, फ्रेमवर्क बनाया है कि हम 2030 तक जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स, उनको 30% से 50% से कम कर देंगे। वर्ल्ड बैंक भी इस काम में असिस्टेंस दे रहा है। एक्शन प्लान 3 स्टेज में शुरू होगा। पहला 25 से 27, देन 27 से 30 और तीसरा 2030 से 33, ठीक है। और इसमें स्पीड लिमिट देखी जाएगी, सेफ डिस्टेंस, ट्रैफिक सिग्नल, रोड बैरियर्स, इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। ये एक्शन प्लान 10 साल का रहने वाला है। इन विच स्टेट इज आषाढ़ी बीज अ फेस्टिवल मार्किंग द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सेलिब्रेटेड। तो आषाढ़ी बीज जो है ये जब कच्छ गुजरात रीजन के अंदर बारिश आती है, यानी अब फसलों का दौर शुरू हो रहा है, तो बारिश को नापा जाता है कि मॉनसून कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही फसलें बोई जाएगी। और इस पूरे फेस्टिवल को आषाढ़ी बीज कहते हैं। तो गुजरात का ये फेस्टिवल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया। जब फेस्टिवल जो है ये कच्छ रीजन गुजरात से जुड़ा हुआ है, जब वहां पे रेन शुरू होती है और ये देखा जाता है कि कमिंग मॉनसून कैसा है और कौन सी क्रॉप को यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है। कब मनाया जाता है, 2nd डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। दूज को शुक्ल पक्ष, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष यानी कि जिसको आप कहते हो चांदनी, अंधेरी ऐसे कहते हो ना, तो शुक्ल पक्ष के दूज को आषाढ़ महीने के, तो ये उस वक्त सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्टेट वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड फॉर 2024। किसको बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र को। किसको मिला है, महाराष्ट्र को। तो आंसर इज महाराष्ट्र। देखते हैं, देखो क्या कहता है, 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी ने महाराष्ट्र को कहा है कि ये बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट
है 2024 का अवार्ड इनको जाता है। की हाइलाइट्स की बात करें तो इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफी पॉलिसीज बनाई। लार्जेस्ट बैम्बू मिशन कंट्री का यानी 21 लाख हेक्टेयर में यही चल रहा है। 17 लाख हेक्टेयर की कैपेबिलिटी वाला इरिगेशन प्रोजेक्ट 123 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। गवर्नर है यहाँ के रमेश बाइस और चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन 2008 से इस अवार्ड को दे रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स को देखा जाता है कितना किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर सब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। उसके बाद बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट ये मिला है नागालैंड को। ठीक है, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट महाराष्ट्र, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट नागालैंड। तो क्या कहता है ये 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ नई दिल्ली के अंदर, वहां ये कहा कि नागालैंड हॉर्टिकल्चर में बेस्ट है। ठीक है, अपनी पॉलिसीज के लिए, इनोवेटिव प्रोग्राम्स के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए रूरल लोगों ने काफी कुछ किया है, तो इसके लिए नागालैंड को ये खिताब मिला है। Which category of organization is targeted for participation in the GAINS 2024 exam? Large multinational corporation, India startup and MSME, government research organization, institution या foreign shipyard? तो आंसर इज foreign shipyard. नहीं सॉरी, आंसर इज इंडियन स्टार्टअप एंड MSME. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या है ये GRSE क्या है? ये कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसके लिए एक स्कीम शुरू हुई है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेटिव नर्चरिंग स्कीम यानी गेन्स 2024। तो क्या कह रहा है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है कोलकाता के अंदर। इसका काम क्या है? फास्ट ट्रैक इनोवेटिव सॉल्यूशन देना है फ्यूचर रेडी शिपयार्ड के लिए। ठीक है, और इंडियन स्टार्टअप्स और MSME की प्रॉब्लम्स को, शिपयार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं। इसमें AI का, रिन्यूएबल एनर्जी का, एनर्जी एफिशिएंसी का, इन सब चीजों का यूज किया जाएगा। 20th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया? रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। PM मोदी जी को ये हाईएस्ट ऑनर जो रशिया का है ये दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, 2019 में ही ये अनाउंस हुआ था अवार्ड। PM मोदी पहले ऐसे इंडियन लीडर होंगे जिसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है 1698 में सार पेटर ने शुरू किया था, लेकिन बीच में जब जब रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था और सार निकोलस II का मोनार्की समाप्त कर दिया था, तभी अवार्ड भी बंद हो गया था, लेकिन बाद में 1998 में इसको रीस्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, तो मोदी जी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रशिया का मिला है। क्यों? क्योंकि ये 2 दिन की वहां पे विजिट पे भी गए हुए हैं। तो 22nd इंडो रशिया एनुअल समिट वहां पे हुई है। 8 से 9 जुलाई प्रधानमंत्री मोदी जी मॉस्को के अंदर थे। फर्स्ट ट्रिप था रशिया का 9 साल के बाद, पहले 2015 में था। अब मोदी जी ने सीधा कहा कि भैया रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में जो भारतीय फंस गए हैं उनका कुछ कर दो, उनका समाधान कर दो। तो पुतिन जी ने कहा बिल्कुल हम उनको सेफ तरीके से बाहर निकाल देंगे। PM मोदी पेड ट्रिब्यूट एट द टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स एट द क्रेमलिन वॉर। जब क्रीमियन वॉर हुआ था मॉस्को के साथ, मॉस्को के अंदर, तो जितने लोग शहीद हुए थे उनको इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है मोदी जी ने। ठीक है, और रशिया इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है, सुख दुख का साथी है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों में रशिया ने हमारी बहुत मदद की है। इंडिया 2 कॉन्सुलेट्स रशिया के स्थापित करेगा, कजान और येकातेरिनबर्ग के अंदर। ठीक है, इंडिया के जो एम्बेसडर है रशिया में उनका नाम है विनय कुमार। अब और कहां जाएंगे? और जाएंगे रोसाटोम पेविलियन इन मॉस्को। इसमें क्या होगा? ये लार्जेस्ट एग्जीबिशन है ये ऑन द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। लीडर्स जो है वो बायलैटरल ट्रेड की बातें भी कर रहे हैं। USD $100 बिलियन का ट्रेड जो है वो इनहेंस हो रहा है दोनों देशों के बीच में। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके अंदर न्यू आर्किटेक्चर बनाने की भी बातें दोनों देश के बीच में हुई है। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? Who assumed the presidency of Financial Action Task Force for a 2-year term from July 2024 to June 2026? कहता है कि वित्तीय कार्यवाही कार्य FATF की अध्यक्षता किसने संभाली है जुलाई 24 से जून 26? कौन है ये? क्या नाम है इनका? देख लेते हैं। इनका आंसर है C. एलिसा डे एंड्रा मेड्राजो।
तो एलिजा डे एंड्रा मेड्राजो जो है वो मैक्सिको की है और FATF की प्रेसिडेंसी 2 साल के लिए संभालेंगी। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के ऊपर ध्यान रखता है। जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है इसका, ठीक है। और FATF G7 समिट इन पेरिस के अंदर जब हो रहा था तब कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पॉलिसीज को डील करने के लिए FATF की जरूरत है। 2001 में टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इसने अपने एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है, भारत भी इसका मेंबर 2010 में बन गया। 22nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू आनंद मैरिज एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आनंद मैरिज एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1909। द एक्ट डेजिग्नेट्स सिख रिलीजियस लीडर ग्रंथी एज ऑथोराइज्ड मैरिज ऑफिसर टू सोलेमनाइज सिख मैरिज। क्या कहता है? आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो क्या है आनंद मैरिज एक्ट। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग की 18 स्टेट और यूटी के साथ 8 जुलाई को कि क्या हमें सिख मैरिज का रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। मेघालय, झारखंड, महाराष्ट्र के अंदर इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट व्हाइल रिमेनिंग स्टेट हैव अश्योर्ड टू इंप्लीमेंट एक्ट विद इन 2 months टाइम। क्या कह रहा है? जो बाकी स्टेट्स हैं वो तो यूं कह रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर हम इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर देंगे। मेघालय, झारखंड और महाराष्ट्र को ये कहा है कि अपने अपने स्टेट अपने अपने एरिया के अंदर इसको लागू कीजिए। आनंद मैरिज एक्ट जो है 1909 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर ही इंप्लीमेंट हो चुका था। 2012 में पार्लियामेंट ने आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल जो है वो पास कर दिया था कि लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा सिख ट्रेडिशनल मैरिजेस को इस कानून के अंदर। एक्ट ये कहता है कि जो सिख रिलीजियस लीडर्स है, ग्रंथी, उनको ऑथोराइज्ड मैरिज ऑफिसर माना जाएगा सिख मैरिज के अकॉर्डिंग। इट ऑल्सो अलाउज फॉर सिविल ऑफिसर्स टू एक्ट एज मैरिज रजिस्ट्रार फॉर सिख मैरिज। सिख मैरिज के लिए जो सिविल ऑफिसर्स होंगे उनको भी रजिस्ट्रार की तरह पद माना जाएगा, उनका पद भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये अमेंडमेंट है इट वाज लेफ्ट फॉर इंडिविजुअल स्टेट एंड यूटी टू फ्रेम रिस्पेक्टिव रूल। अब ये स्टेट और यूटी को दे दिया है, सौंप दिया है कि तुम अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग अपने अपने रूल्स बना लीजिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आनंद मैरिज, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर at the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program। तो यह है सौम्य स्वामीनाथन। देखो सौम्य स्वामीनाथन को जो चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया है ICM। पहले ये ICMR की भी डायरेक्टर जनरल की तरह सर्व कर चुकी हैं। अब इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम का प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया है। 24th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है और UNDP जो है इसके लिए जिम्मेदार है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। UNDP ने 11 जुलाई 1987 को एज अ पॉपुलेशन डे अनाउंस किया था क्योंकि उस समय जनसंख्या दुनिया की 5 बिलियन पहुंच चुकी थी जो बहुत हाई थी। इस बार की थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ठीक है, किसी को पीछे मत छोड़ो, सबकी गिनती करो। विद रेफरेंस टू द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज स्टार्टेड इन 2011 इनिशियली नोन एज ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। सही है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट बेस्ड इन कोलंबो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012। गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है देखिए। देखो बांग्लादेश को अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर 5वें मेंबर की तरह ऑफिशियली वेलकम कर दिया है। पहले इंडिया, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ये थे 4। अब जो 8वीं डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई मॉरिशस के अंदर, वहां पे बांग्लादेश को 5th मेंबर की तरह मतलब वेलकम कर दिया है। सेशल ने भी ऑब्जर्वर स्टेट की तरह इस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया था। तो क्या कहता है? ये तो थी डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग 8वीं थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग 7वीं मीटिंग इसको भारत होस्ट करेगा। इस बात के लिए सब लोग मान गए हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है पहले ये ट्राइलेटरल था मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के लिए इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच 2011 में बना था। 2020 में मॉरिशस ऐड हो गया था और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कोलंबो में है जो 2021 में एस्टैब्लिश हुआ है। हमारे ऑप्शंस में 2012 दिया हुआ है इसलिए गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26।
Who has been appointed as the new head coach for the senior men's team by Board of Control for Cricket in India? BCCI ने गौतम गंभीर को हेड कोच बना दिया है, राहुल द्रविड़ को हटा के। ये बात इतनी सी न्यूज है, ठीक है, ये न्यूज आप देख रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल द फ्रीडम? तो ये लॉन्च की है बजाज ऑटो लिमिटेड ने, भारत की पहली फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बजाज ऑटो ने भारत की नहीं दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है, जिसका प्राइस 95,000 से 1,10,000 के बीच में रहेगा और इस बाइक का नाम होगा फ्रीडम। वेयर इज द बिरलेस्टिक 2024 एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड? कहां पे ये कंडक्ट की जा रही है? आंसर इज कजाकिस्तान। देखो इस बिरलेस्टिक एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट हैं? पांच कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कहां पे ये हो रहा है? ये कजाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना, ठीक है, रेडीनेस थ्रू जॉइंट प्लानिंग, ये काम करना। ड्यूरेशन 11 जुलाई से 17 जुलाई रहेगी और 4000 मिलिट्री पर्सनल इसके अंदर काम कर रहे हैं। लैंड, एयर, नेवल फोर्सेस, सबके सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रख के कॉपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। 29th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी बिम्स्टेक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, सही है। फर्स्ट एडिशन जो है वो इसका फॉरेन मिनिस्टर्स का, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन सही है सिर्फ। क्या कहता है? सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट टू प्लेस ऑन 11 जुलाई न्यू दिल्ली। पहली नहीं है, ये दूसरी बिम्स्टेक मीटिंग है जो दिल्ली के अंदर हो रही है। सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट विल बिगिन इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट एडिशन जो है वो थाईलैंड में हुआ था जुलाई लास्ट ईयर में, दिल्ली में नहीं हुआ था। बिम्स्टेक जो है 7 साउथ और साउथ एशियन कंट्रीज का ग्रुप है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के दौरान इसको बनाया था, ढाका में सेक्रेटेरिएट। इनिशियली 4 मेंबर स्टेट थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। 6 जून 1997 को इसको शुरू किया गया था। 30th क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रॉफीज अवॉर्डेड इन द डूरन कप टूर्नामेंट? ड्यूरन कप, शिमला कप, प्रेसिडेंट्स कप और प्राइम मिनिस्टर कप। तो ये वाला कोई कप नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा? डी, प्राइम मिनिस्टर कप कोई नहीं है। बाकी 3 कप हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये भी अनवील किए हैं। ट्रॉफी जो है ड्यूरन कप के अंदर जो इंक्लूडेड हैं, जो अनवील किए गए हैं, दैट इज प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी। ड्यूरन कप जो है आपको पता है फुटबॉल क्लब से जुड़ा हुआ है, टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब इसको देता है। एशिया का ओल्डेस्ट और विश्व का तीसरा ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए ये मिलता है और इनॉग्रल एडिशन शिमला में 1888 में हुआ था, ठीक है। और फिर क्या कहता है, इसका नाम किसके ऊपर रखा है? सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन के नाम पे इसका नाम डूरन कप रखा है। और विनिंग टीम जो है वो 3 ट्रॉफीज के लिए जिम्मेदार होती है। डूरन कप जो ओरिजिनल प्राइज है, देन शिमला ट्रॉफी, ठीक है, was first given by a resident of Shimla in 1904 और प्रेसिडेंट कप ये परमानेंट कीप एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले दिया था तो नाम रख दिया प्रेसिडेंट। शिमला ट्रॉफी का नाम शिमला क्यों है? क्योंकि इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द रेजिडेंट ऑफ शिमला इन 1904। 31st नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Which 2 organizations recently signed an MOU to launch the sustainable transport for rural entrepreneur through electric bicycles यानी स्त्री प्रोग्राम? किन दो ने मिलकर स्त्री प्रोग्राम शुरू किया है? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और उसके साथ है CESL। ये CESL क्या है देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है स्त्री प्रोजेक्ट के लिए। स्त्री प्रोजेक्ट क्या है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल। इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स के माध्यम से सस्टेनेबल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना है और ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। इसका एम क्या है? जो रूरल महिलाएं हैं उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लास्ट माइल कोई कंजेशन अगर आता है उसको रिड्यूस करना इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स के थ्रू, ठीक है। और 3 करोड़ लखपति दीदी की पार्टनरशिप के अंदर ये पूरा विजन देखा जा रहा था, ठीक है। उसके बाद 32nd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? Who is elected as the president of the News Broadcaster and Digital Association in 2024? NBDA का प्रेसिडेंट किसको बनाया है? तो रजत शर्मा को बनाया है, ठीक है। रजत शर्मा एंकर है, न्यूज एंकर, उनको बनाया है। NBDA के यूनानिमसली जो चेयरमैन है NBDA के वो रजत शर्मा को बनाया है और अविनाश पांडे की जगह पे अब ये काम करेंगे।
33 number question. Which organization is responsible for implementing the National Program for Organic Production? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए भारत और ताइवान के बीच में एमओयू साइन हो रहा है। भारत की तरफ से है एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये पहला बायलैटरल एग्रीमेंट होगा इंडिया और ताइवान के बीच में। अनाउंस्ड एट द 9th वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ताइवान। 9th वर्किंग ग्रुप की ट्रेड मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर इंडिया और ताइवान के बीच में। इंडिया की तरफ से है एपेडा, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ताइवान की तरफ से एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ताइवान के अंडर आता है। ठीक है, इससे क्या होगा, भारत के जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक राइस है, जैगरी है, प्रोसेस्ड फूड है, ग्रीन ब्लैक हर्बल टी है, इसका एक्सपोर्ट भी वर्ल्ड वाइड बढ़ाया जाएगा। और क्या कर रहे हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यानी अंडर इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के अंडर इंडिया की ऑर्गेनिक चीजों को एक्सपोर्ट करने की कॉन्फर्मिटी यहाँ पे मिली है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ताइवान ऑर्गेनिक लोगो के अकॉर्डिंग ताइवान के प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होंगे। एपेडा जो है वो इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये जो पूरा प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम एपेडा का है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एपेडा इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट लैंड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम है। मध्य प्रदेश इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलता है, देन महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, सिक्किम एंड सो ऑन। टोटल प्रोडक्शन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का 2022-23 में 3.6 मिलियन टन था। 34th क्वेश्चन, इन विच सिटी वाज द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड? कहां हो रहा है, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हो रहा है, तो रशिया। ठीक है, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है इसके लिए इंडियन डेलीगेशन जो है वो भेजा है 11-12 जुलाई 2024 सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर ये पूरा मीटिंग होगा। तो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम होगी यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर 10वीं होगी। ठीक है, द थीम क्या है इस बार की, द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये इतनी बड़ी सी थीम है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ब्रिक्स जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आते हैं। 2006 में ये सिर्फ ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। धीरे धीरे देश इसमें ऐड होते गए, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, 2010 में ब्रिक्स बन गया। 2024 प्रेसिडेंसी के अंदर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उनको ये प्रेसिडेंसी मिल गई 2024 की ब्रिक्स की। ब्रिक्स ग्रुप में अब 46 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब कि 46% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ब्रिक्स नेशन में है। 36% जीडीपी पूरी दुनिया का ब्रिक्स नेशन देखता है। 25% वर्ल्ड ट्रेड अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ब्रिक्स से हो रहा है। 35th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सियोम 4 मिशन? टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, मून सरफेस के बारे में या प्राइवेट एस्ट्रोनॉट को आईएसएस में भेजने में? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भेजा जाएगा। ठीक है, नासा के साथ मिलके इंडिया ने यानी इसरो ने 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया है कि आप लोग जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नासा के साथ मिलके इसरो इस एक्सियोम 4 प्रोजेक्ट को चला रहा है। ठीक है, ओनली 1 ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एस्ट्रोनॉट विल गो ऑन द मिशन, लेकिन 2 को शॉर्ट लिस्ट किया था लेकिन उनमें से एक ही जाएगा। व्हाट इज द एक्सियोम 4 मिशन? इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या किया जा रहा है, नासा और एक्सियोम स्पेस जो एक अमेरिका की प्राइवेट फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंपनी है, ये क्या कर रहे हैं, 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च कर रहे हैं अक्टूबर 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। 14 डे का ये ड्यूरेशन होगा, जहां पे क्या होगा, जो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर मूव करेंगे यानी कि पहुंचेंगे। With reference to Digital Bharat Nidhi, consider the following statement. It would replace the USOF, सही था, अभी पढ़ा है। Digital Bharat Nidhi will first be credited to the contingency fund of India.
तो ऐसा कुछ नहीं है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आएगा, ऐसा नहीं है। हमने देखा था जितने सर्विस प्रोवाइडर है 5-5% उनका ही पैसा पूल किया जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो ये क्या कह रहा है, जो आरबीआई है उसने ये कह दिया जितने भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है वाया थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मस्ट नाउ बी रूटेड थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। जितने भी क्रेडिट कार्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके काम कर रहे थे, अब वो बीबीपीएस का यूज करेंगे, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज करेंगे फ्रॉम 1 जुलाई। अब इससे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और स्पेशली उन बैंक्स पे जिनका कोई सर्विस प्रोवाइडर, या मैं कहूं जो चेंज विल इंपैक्ट यूजर्स ऑफ दोज बैंक विच हैव नॉट येट इंटीग्रेटेड विद द बीबीपीएस प्लेटफॉर्म। जो बैंक अभी तक भारत बिल पेमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं किए हैं उनके कस्टमर को खासा फर्क इससे पड़ने वाला है। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, 24 ऑथोराइज्ड बैंक है क्रेडिट कार्ड के, लेकिन 12 ही बीबीपीएस प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड है। बीबीपीएस क्या है, ये एक पेमेंट चैनल सिस्टम है कंसेप्चुलाइज्ड बाय आरबीआई, आरबीआई ने कंसेप्चुलाइज किया है और एनपीसीआई इसको ड्राइव कर रही है, ठीक है, जो आरबीआई की ही सब्सिडरी है। इन विच कंट्री इज द एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्टेड? पिच ब्लैक कंडक्टेड मतलब पिच ब्लैक एक्सरसाइज कहां कंडक्ट की जा रही है? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंची है 4 सुखोई के साथ पिच ब्लैक एक्सरसाइज में। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हो रहा है इंडिया का एयरफोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में लैंड किया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज के लिए। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। नाइट टाइम फ्लाइंग कैसे फोकस की जाएगी इसके ऊपर इसमें अभ्यास होगा। ये लार्जेस्ट एडिशन होने वाला है 43 साल की हिस्ट्री में, जिसमें 20 कंट्री, 40 एयरक्राफ्ट, 4,400 मिलिट्री पर्सनल जो है एयरफोर्स के वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो काफी बड़े होने वाला है, 2 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा। अब कौन कौन इसके अंदर है आपको ये याद करने की जरूरत है नहीं, इंजीनियर, टेक्नीशियन, ये सब आएंगे। आईएएफ प्रीवियसली टुक पार्ट इन 2018 एंड 2022, मतलब पहले 2018 और 22 में भी ये एक्सरसाइज हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने 2018 और 2022 में इसमें हिस्सा लिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय डब्ल्यूएचओ फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस? तो डब्ल्यूएचओ का जो सिस्टम है दैट इज मी डेविस, ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ का ऑनलाइन सिस्टम जो उन्होंने लॉन्च किया है। अब ये क्या कहता है, डब्ल्यूएचओ हैज लॉन्च्ड मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहला ग्लोबल ओपन स्पेस है जिससे मेडिकल डिवाइसेस के इंफॉर्मेशन का पता लगेगा, ठीक है। इससे गवर्नमेंट, रेगुलेटर सारों का सपोर्ट मिल रहा है और इससे टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस का काफी सस्ता और आसानी से हो जाएगा। इसके अंदर होगा क्या, देखिए, ये इन्फो देगा 2301 यानी 2301 मेडिकल डिवाइसेस का, फिर मदद करेगा कौन सा डिवाइस आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोक्योर करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, डिसीजन मेकिंग, वो भी सपोर्ट इसके अंदर आपको कर सकते हैं। कितने तरीके के मेडिकल डिवाइसेस हैं इसके अंदर वो मैंने आपको बताया। प्लेटफॉर्म जो है 2 इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम पे काम करेगा, यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नॉमेनक्लेचर एंड ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मी डिविस ये क्या कह रहा है, अलाउ यूजर्स टू सर्च फॉर रिक्वायर्ड डिवाइसेस बाय टाइप लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब आप टाइप करोगे अपने डिवाइस को और आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन है। डायरेक्टर जनरल है इसके डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, ऑन विच डेट विल संविधान हत्या दिवस बी ऑब्जर्व्ड एनुअली? 25 जून को। तो भारत सरकार ने कहा है कि 25 जून जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई 1975 में, उसको हर साल हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इतनी सी न्यूज है ये। 40th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन अनाउंस्ड फॉर फॉर्मर अग्निवीर इन द सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल? तो 10% रिजर्वेशन सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को मिलेगा, ठीक है। यहां पे यही कहा गया है। जो डायरेक्टर जनरल है तीनों सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, उन्होंने ये कहा है कि 10% रिजर्वेशन अग्निवीर को हम देंगे, ठीक। तो फिर ये कहा है, इनमें क्या होता है, 4 साल की सर्विस मिलती है जिसमें से 75% को वापस भेज दिया जाता है 4 साल बाद, कोई 25% आगे भविष्य के लिए भी रिक्रूट हो जाते हैं।
तो क्या कह रहा है कि बिफोर दिस स्कीम अ फिट जनरल ड्यूटी सोल्जर हैड टू सर्व 15 to 18 ईयर्स। इस स्कीम से पहले 15 से 18 साल सर्विस देनी होती थी, अब 4 साल की सर्विस आपको मिलेगी और इसमें 10% का आपको रिजर्वेशन मिलेगा कांस्टेबल पोस्ट के लिए, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इनिशिएटिव हैज वॉन द 2024 गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? कौन सा इनिशिएटिव 2024 गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी को जीतेगा? यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो मैं आपसे एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक और एडिशनल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आपको ये बताना है जो एक्सियोम 4 है, ठीक है, ये जो मिशन है इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, मतलब इसको कौन रन कर रहा है, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।